So let's begin with your new chapter, capital budgeting. Now this is the most important chapter of your course. In exam you always get one question from this, and also this is one basic chapter that you have to know for your final level. अभी हम लोग इस चैप्टर को 6 से 7 क्लास का जर्नी में ख़त्म करेंगे, 6 to 7, शायद 6 या फिर 7, ओके। बट फाइनल में यही चैप्टर 15 क्लास ले लेता है, और वो वहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ से जहाँ ख़त्म करते हैं उसके बाद से। तो अगर आप यहाँ पे नहीं सीख के गए हैं तो वहाँ बहुत दिक्कतें आती है, वहाँ पे पहला ही पकड़ नहीं पकड़ पाते। कैपिटल बजटिंग को ये सोच से ही सीखिएगा कि ये सिर्फ इंटर के लिए नहीं हो रहा है, ये फाइनल की तैयारी के लिए भी आज ही हमें सिखाया जा रहा है। आप क्लास में बने रहेंगे तो आप एग्जाम का क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको लगेगा सर ने बहुत कराया, आया कुछ भी नहीं, ऐसा आपको फील आएगा। और जब जब ऐसा फील आए मतलब आप अच्छी जगह पढ़ रहे हो। अगर उल्टा हो जाए तो क्या गजब होगा, सोचो कि यार पढ़ाया तो कुछ और आया तो कुछ। बट ऐसा होना चाहिए ना हमेशा कि पढ़ाया तो बहुत और आया कुछ भी नहीं, मतलब सही जगह क्लास कर लिया यार, ठीक है, पढ़ाया तो बहुत आया तो कुछ भी नहीं है, सब तो इजी है, क्लिक हो रहा है, ओके। सो कैपिटल बजटिंग वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कई बार स्टूडेंट्स इसको डर के मारे छोड़ देते हैं, इसके लेंथ के कारण इसको छोड़ देते हैं कि 6 क्लास 7 क्लास का इतना बड़ा चैप्टर है तो इसको छोड़ दो। बट छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, आपको सीख के तो जाना ही पड़ेगा, ओके। कैपिटल बजटिंग देखो, पहले इसका कैपिटल बजटिंग का एग्जिस्ट करने का कारण को सीखो, ये कॉन्सेप्ट क्या चीज के ऊपर फोकस करता है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है। एक कंपनी में समझो बिजनेस करना है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो कंपनी तो जस्ट एक लीगल एंटिटी है। कंपनी किन की होती है, आप लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की, बट एक्चुअली हम लोग एफएम की दुनिया में मानते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टर्स की होती है। और वो इन्वेस्टर्स होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर होल्डर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं, और डेट देने वाले भी होते हैं। कंपनी उनकी होती है। जो डेट देते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के ऐसे मालिक हैं जिनको लिमिटेड इंटरेस्ट है, बट वो मालिक तो है, नहीं तो अपना रुपया इतना साल तक कोई क्यों छोड़ेगा, करेक्ट। तो इनका सारा रुपया कंपनी में इकट्ठा होता है, फिर कंपनी उस रुपए से क्या करती है, हाँ जी, बिजनेस करती है। बिजनेस करती है मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे, उस रुपए को इकट्ठा करके कंपनी एक प्रोजेक्ट में जाती है। जो प्रोजेक्ट एक बिजनेस है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही बिजनेस में हम टिके रहें। कुछ बिजनेस हम ऐसे शुरू करते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि अगर ये सब ईयर 0 में मिल जाए तो 1 से शुरू करके इन्फिनिटी तक जाएंगे, एक ही बिजनेस को सदाबहार चलाते रहेंगे। यही तो कंपनी का मेन उसूल होता है ना, गोइंग कंसर्न। बट विथ टाइम मौका मिला तो कोई दूसरा छोटा सा काम भी करेंगे जो 3 साल में खत्म हो जाएगा। विथ टाइम मौका मिला तो कोई और काम भी करेंगे जो मान लीजिए 4 साल में खत्म हो जाएगा, 5 साल में खत्म हो जाएगा। तो मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे कोई ऐसा काम जो जल्दी भी खत्म हो जाए। और फिर एक परमानेंट काम भी रखेंगे। कई कंपनियां तो ऐसी होती है जिनका कोई परमानेंट काम ही नहीं है, वो हर 2-3 साल का कोई काम उठाती है, फिर नया 2-3 साल का काम उठाती है, फिर नया 2-3 साल का काम उठाती है, और ऐसी बिजनेस चलाती रहती है। सर जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए L&T, लार्सन एंड टुर्बो, वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इनके यहाँ क्या चलता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो पैसे तो इन्वेस्टर से ले लिए इन्होंने। अब उससे कंस्ट्रक्शन जब करते तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क क्या जिंदगी भर चलता है क्या, कंपनी जिंदगी भर चलेगी, बट वर्क थोड़ी जिंदगी भर चलेगा। वो 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। उसके बाद क्या करेगी कंपनी, सो जाएगी, उसके बाद दूसरा उठा लेगी। मतलब उनके यहाँ जो काम है हर समय उस काम का लिमिटेड लाइफ है, उस काम का लिमिटेड लाइफ है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे 6 साल तक एक काम चला, अब दूसरा काम तुरंत मिला ही नहीं, 6-8 महीना खाली बैठे रहेगा। तो उस समय क्या दुकान बंद करके, कंपनी बंद करके सबको पैसे वापस कर देते हैं? नहीं,
उस समय भी पैसे तो लिए हुए हैं ही, हम लोग हमेशा अपने हाथ में इतना रुपए रखते हैं कि वो 6-8 महीने कुछ काम नहीं मिले तो भी सस्टेन कर सकें, रोटी पानी चलता रहे। और फिर कोशिश करेंगे, जोर लगाएंगे, मार्केटिंग वालों को भेजेंगे, नया काम लेके आएंगे और फिर सबको वापस काम पे लग जाएंगे। कंपनी बंद नहीं करते भाई, काम खत्म हो सकता है, ये ध्यान रखना, फिर नया काम पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही मान लीजिए, अब फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ऐसा गुड्स बनाती है जो चावल बेचती है, चावल, राइस मिल है हमारा। तो राइस का प्रोडक्शन ऐसा है कि जो खत्म करने का कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि डेली नेसेसिटी का चीज है, सब कोई को इसकी जरूरत है। तो ऐसा थोड़ी कि हम 10 साल तक राइस चलाएंगे और फिर राइस बनाना बंद करके फिर कुछ और बनाएंगे, ऐसा कोई नहीं है ना। बिक रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो चलाते जाओ। हाँ, अगर लॉस होने लग गया तो क्या करो, तो रुक दो और फिर कुछ नया चालू कर लो। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोल रहा हूं, कंपनी चलती है हमेशा, बट काम नए आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये बात बहुत ध्यान से आप लोग भी अपने जहन में उतार लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं कि आप भी जब बिजनेस में घुसते हैं ना, तो आप एक नया काम शुरू करते हैं, ठीक है, बट उसमें कई बार ऐसा होता है सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो क्या करना चाहिए? सुसाइड? जिंदगी तो चलती रहनी चाहिए भाई साहब। एक बिजनेस खत्म तो दूसरा बिजनेस सोचेंगे। हर बिजनेस उतना ही प्रॉफिट देगा जरूरी नहीं है ना। लगा बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस में जीना नहीं है। हमारा आइडिया है उसको फिर बंद करो, नया बिजनेस चालू करो। पहले आप कपड़ा बेचते थे, आपको लगा अब लॉस हो रहा है इसमें, तो ठीक है भाई, खाने पीने का बिजनेस चालू कर दीजिए। अब उसमें भी लॉस हो रहा है तो तीसरा चालू कर दीजिए। अब ये एक प्रॉब्लम होता है, हम लोग जब बिजनेस नया खोलने जाते हैं, हम लोग सोचते हैं जो चालू किया वो जिंदगी भर चलेगा। अरे ये काहे का सिस्टम है? हर एक की जिंदगी होती है, बिजनेस की भी जिंदगी होती है, मतलब एक प्रोजेक्ट की जिंदगी होती है। ये जिंदगी भर कैसे चलेगा? आज आपको आज का न्यूज़पेपर का ताजा ताजा खबर बताते हैं। हिंदुस्तान मोटर का नाम सुना आपने? एचएम जब 1970s में ये कंपनी थी, 1960s में रादर जब कंपनी थी, तो इंडिया में गाड़ी मतलब, इंडिया में, मैं कलकत्ता में नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी मतलब एम्बेसडर, हिंदुस्तान मोटर की गाड़ी बिरला जी ने शुरू की थी। ये कंपनी सीके बिरला ग्रुप की कंपनी 1980s तक इनका मार्केट शेयर था 75%। कैन यू इमेजिन? 75% ऑफ कार इन इंडिया यूज्ड टू बी एम्बेसडर ओनली, गाड़ी मतलब एम्बेसडर। बट जब मारुति लॉन्च हुआ 1980s के आसपास, तो विद इन अ डिकेड, 10 years, वो कंपनी आ गई 22% पे, और वो 22% के बाद फिर और इतना फॉल हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई। वो फैक्ट्री बंद हुए हुए भी कुछ उत्तरपाड़ा में, यहाँ पे हिंद मोटर के पास, हिंद मोटर आपने नाम सुना है क्या? हिंद मोटर इज हिंदुस्तान मोटर, वो फैक्ट्री ही एरिया था वहाँ पे, 10,000 एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते थे, उनका ही घर था वहाँ पे। आज भी वो फैक्ट्री बंद ही है, तो बहुत सारे लोग जो वहाँ पे काम किया करते थे वो सब बसे हुए तो वहीं पे ही है काम करने, कलकत्ता वगैरह वगैरह आते। तो बात हो रही है कि ये हिंदुस्तान मोटर को उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। सीके बिरला जी कब के चल बसे, बट ग्रुप बंद नहीं हुआ है। इस ग्रुप में और भी बहुत काम होते रहते हैं। ये ग्रुप ने क्या किया, जब देखा हिंदुस्तान मोटर मारुति से सक नहीं पा रहा है, तो इन्होंने दूसरी फॉरेन की गाड़ियों का असेंबली प्लांट लगा दिया। मित्सुबिशी कार का नाम सुने? इसूजू का नाम सुने? इसूजू जापानीज कंपनी है, पैसेंजर कार, पैसेंजर व्हीकल बनाते, इसूजू। उसका असेंबली प्लांट चेन्नई में है, जो इसी ग्रुप का है। मैं ये समझा रहा हूँ, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, कंपनी चलती रहनी चाहिए भैया। बिजनेस जो शुरू हुआ वही हमेशा चलेगा, ऐसा रूल नहीं। आज सतीश सर आपको पढ़ा रहे हैं, हर इंसान का टैलेंट का एक लाइफ होता है। अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तब कोई थोड़ी पढ़ने आएगा, तो एसजेसी चलते रहना चाहिए। अरे बिजनेस कुछ नया आ जाएगा,
हो सकता है उसमें पढ़ाने वाले कोई और आ गए, या वो पढ़ाई करा ही नहीं रहा, पढ़ाने का विंग ही बंद कर दिया, अब हॉस्पिटल खोल लिया, बूढ़े हो गए तो हॉस्पिटल चलाओ कुछ और चलाओ भाई। बिजनेस चेंज होते रहता है दोस्तों, कंपनी चलती है। वैसे ही आप आज जिस एक्टिविटी में, वो एक्टिविटी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अब आप पढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो तो दूसरा पढ़ाई करो, फिर सक्सेसफुल हो रहे हो तो तीसरा पढ़ाई करो, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो क्या करो? तो चेंज करो दूसरा पढ़ाई करो। नहीं हो रहे सक्सेसफुल तो आगे बढ़ो, नया प्रोजेक्ट लो। अरे उसका मतलब ये थोड़ी जिंदगी खत्म कर दो। करेक्ट। कैपिटल बजटिंग में आकर हम लोग को ये पहली बार एहसास होता है कि कंपनी चलती रहती है, बिजनेस चेंज होते रहता है। और ऐसा नहीं कि बिजनेस चेंज करने का तभी सोचो जब ये मर रहा हो, ये सोच मत रखना। एक बिजनेस चालू करके छोड़ दिया, आपको दूर तक नहीं दिख रहा है कब तक खत्म होगा, तो चलने दीजिए। अगर आपके पास समय है, पैसे हैं, इन्वेस्टर आपके रेडी हैं, तो दूसरा बिजनेस चालू करिए। भले ही वो 4 साल वाला हो, भले ही वो 6 साल वाला हो, ट्राई करके देखिए। कमाना है तो काम लगाते रहिए, और जितना आप ट्राई करते हो ना, उतना आपका वैल्यू बढ़ते रहता है, उतना लोगों को भरोसा आता है कि आप देखो सोते नहीं हो, आप आराम करने वाले जीव नहीं हो, जो थोड़ा सा कमाई सेटल क्या हो गया और जाके बिस्तर लगा के सो गया कि अब तो कोई मेरे को नहीं हिला सकता, वहीं वैल्यू बढ़ना रुक जाएगा। वैल्यू कब बढ़ती है? जब आप मुकाम पे पहुंचने के बाद भी नया प्रयास करते रहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग आपको यहाँ पे फाइनेंशियली सिखाता है, यानी फाइनेंस के एंगल से सिखाता है कि ये नया नया प्रोजेक्ट जो आपके सामने आता रहता है, जो छोटे समय के लिए हो या फिर कोई मान लीजिए परपेचुअल पीरियड के लिए भी हो, तो उसमें फाइनेंशियली, फाइनेंस के एंगल से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका फैसला कब करेंगे, जाने के बाद कि जाने के पहले? ऑब्वियसली पहले। तो ये पहले ही पता चल जाए तो शायद हम ज्यादा श्योर होके काम करेंगे। करेक्ट। एक अंधाधुंध बस पैसे पड़े हैं तो आंख बंद करके चल जाओ और फिर वहां पे झटके खाते रहो, उससे अच्छा पहले सारा इवैल्यूएशन कर लिया जाए और फिर मन से हाँ आ जाए, हर एंगल से हाँ आ जाए, तो फिर आंख बंद करके वहां पे चलेंगे। यही हमारा सोच है जो कैपिटल बजटिंग हमें देता है, कि आप अपनी कंपनी में बिजनेस चेंज करते रहिए, नए नए प्रोजेक्ट उठाते रहिए, उस प्रोजेक्ट की जिंदगी देखिए, उस जिंदगी भर में जो रुपए आने वाले हैं, जाने वाले हैं, उसको लेके इवैल्यूएशन करिए, और आपको अगर फायदा मिल रहा है वो पहले ही चेक कर लीजिए, एस्टिमेशन लेवल पर एस्टिमेट कर करके चेक कर लीजिए। अगर मिल रहा है तो जरूर जाइए, और फिर वो बिजनेस खत्म हो जाए तो कंपनी बंद मत करिए, नया प्रोजेक्ट उठाइए, नया चीज में आगे बढ़िए। अगर ऐसा कोई बिजनेस मिल जाए जो जीवन भर चलता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जीवन भर वाला कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान मोटर इज द लाइवलीस्ट एग्जाम्पल। जीवन भर वाला कुछ कैसे हो सकता है? ये तो आते रहेगा और जाते रहेगा। करेक्ट। अब एक चीज बताओ, ये कहानी तो आपको समझ में आई। एपिसोड नंबर 2 चालू हो रहा है। दूसरा एपिसोड, पहले पैसे लेके आएंगे फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करेंगे, कि पहले प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करेंगे फिर पैसे लेके आएंगे? समझे हमने क्या सवाल पूछा? मतलब पहले प्रोक्योरमेंट होगा कि पहले यूटिलाइजेशन होगा? मतलब पहले प्रोक्योरमेंट करेंगे कि पहले यूटिलाइजेशन का प्लानिंग करेंगे? प्रोक्योरमेंट करना मतलब फंड को अरेंज करना, अरेंजिंग फंड, इन्वेस्टर से बात करके पैसे लेना। और यूटिलाइजेशन प्लानिंग करना मतलब कैपिटल बजटिंग करना। तो मुझे ये बताओ, पहले कैपिटल बजटिंग करोगे कि पहले फंड अरेंज करोगे? हाँ, पहले बजटिंग करोगे। ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे इन्वेस्टर के पास जाओगे ना, वो पूछेगा, ओ आए हो, बोलो क्या चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, मतलब क्या करोगे? वो कैसे बताए? आप देंगे तब ना बताएंगे कि क्या क्या करेंगे। पहले आप पैसे दीजिए फिर प्लान करूंगा मैं क्या क्या करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। पहले अपना प्लान सजाओ, प्लान में दम हुआ ना तो इन्वेस्टर कन्विंस होगा। अभी तक जितना चैप्टर आप पढ़ रहे थे वो सब पैसे पैसे जुगाड़ करने के बारे में बात हो रहे थे, अब पैसे लगाने के बारे में बात हो। अब पैसे लगाने का आइडिया पहले होना चाहिए, तो फिर लोग आपको
कन्विंस होकर पैसे देंगे। समझ गए? जैसे कोई कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर उठाने जाता है ना, तो उसका ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, यू नो। आईपीओ सुने आप लोग? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हाँ, उसका देखना बड़ा बड़ा फॉर्म होता है, कई बार आपको रास्ते में भी मिलेगा, बड़ा बड़ा फॉर्म, न्यूज़पेपर जैसा फॉर्म होता है। वो फॉर्म में पूरा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि कंपनी रुपए उठा के क्या करेगी। मतलब पहले वो कैपिटल बजटिंग दिखाती है आपको, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर से रुपया मांगा जाता है, तब जाके बैंकर से रुपया मांगा जाता है। आज मैं बैंक में जाऊंगा, बोलूंगा लोन चाहिए, तो पहले बैंक पूछेगा क्या करोगे। घर लेना है तो घर का कागज लाओ, देखे कौन सा घर लेना है, अच्छा है कि बुरा वो हम नहीं जानते, वो तुम फैसला लो, मुझे फाइनेंस संभालने दो, कितना रुपया का घर है, आपको सूट कर रहा है तो आप वो सोच समझ के आ जाइए। फिर घर एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो हम चेक कर लेंगे, कहीं आप ऐसा नहीं हो झूठ बोल के हमसे पैसे ले जाएं। और फिर ये भी इंश्योर करेंगे, बैंक वाला तो बहुत ही होशियार, कि वो पैसे आपके हाथ में नहीं जाएगा, जो घर का मालिक है उसको जाएगा, लोन आपके नाम पे होगा। क्यों? क्योंकि आप बैंक से पैसे लेके बोले नहीं हम तो दारू का अड्डा खोलेंगे। वाह भैया, पैसा लिया घर लेने के लिए और जाके दारू का अड्डा खोल रहे हैं। ऐसे नहीं होता। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि पहले यूटिलाइजेशन को कंफर्म करना पड़ता है, पहले कैपिटल बजटिंग होगा, फिर जाकर प्रोक्योरमेंट होगा। ये रूल हमेशा ध्यान रखना। मतलब जो चीज आप मेरे साथ लास्ट में पढ़ रहे हो वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में फर्स्ट में करने का चीज है। ओके, सो कैपिटल बजटिंग का रैंक 1 है, फिर फंड अरेंजमेंट होता है। पहले आप प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करिए, उसका फ्लोज को, कैश फ्लोज को एस्टिमेट करिए और उसके बेसिस पर उसको इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट करने के बाद आप अपना पेपर इन्वेस्टर के सामने प्रस्तुत करिए। इन्वेस्टर को समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, उसमें क्या रिटर्न आ सकते हैं, तो वो इन्वेस्टर कन्विंस होगा आपको रुपए देने में। और आप हमेशा ये भी ध्यान रखना, जब जब इन्वेस्टर से रुपए लेने हैं तो इस तरह से लेने हैं कि KO मिनिमम हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो। उसी तरह से उनसे बार्गेन करना होगा, नहीं आपको इतना ब्याज नहीं दिया जा सकता या इतना ब्याज दिया जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये दूसरा एपिसोड खत्म हुआ। ओके, सो अगर मैं कंक्लूड करूं ये दो बातों से, अभी आपको ये क्लियर होता है एक शॉर्ट फ्रेज में कि कैपिटल बजटिंग है किस बारे में। ये है प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में। अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करा के देता है। और प्रोजेक्ट वर्ड इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट और बिजनेस में फर्क क्या आता है, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट वर्ड में हम लोग बोलते हैं कि लाइफ जो है ना थोड़ा कम है, और बिजनेस मतलब ऐसा लगता है कि फिर लाइफ खत्म नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, बिजनेस का भी वैल्यूएशन आप कर सकते हो, प्रोजेक्ट का भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट का तो मैं सिखाई दूंगा, उसमें लाइफ 4 साल, 5 साल, 8 साल, और बिजनेस में डॉट 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 इंफिनिटी। इतना आप मेरे साथ पढ़ाई अभी तक कर ही चुके हैं, है ना। इंटर का जो बेस आपका भी तैयार हो चुका है, उसमें इंफिनिटी तक जाने से अब डर थोड़ी लगता है, वही इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला बात आ जाएगा और क्या। तो उसका आपको डरना नहीं है। बिजनेस का क्या होगा? ओके, वैसे हम लोग की पढ़ाई में भी बिजनेस के लेकर कोई वैल्यूएशन नहीं है। CMA फाइनल में एक पेपर डाला गया, CMA फाइनल में, उस पेपर का नाम है बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस अप्रेजल। मतलब पूरा बिजनेस का जो जिंदगी इंफिनिटी तक जाता है उसका वैल्यू निकालो। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग ये सुनते क्या बाजार में पेटीएम का वैल्यूएशन 30,000 करोड़ रुपया पे खत्म हुआ, ऐसा सुनते हैं। ओला का वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपया का आया, फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन 1.25 लाख करोड़ का आया। ये वैल्यूएशन मतलब जो ये पढ़ रहे हैं ना वैसा ही है, बट उनका जो वो वैल्यू है वो इनफाइनाइट पीरियड तक लिया गया, डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिया गया, वो बिजनेस का वैल्यू है। बट हम लोग यहाँ पे फोकस बिजनेस पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मतलब ऐसा काम जो 4-5 साल का है, वो लोग करते हैं क्या, फिर उसके बाद कंपनी बंद करके नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद नया काम खोजेंगे। करेक्ट? सो कैपिटल बजटिंग जो मेनली आपका एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है
लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए। सर लॉन्ग टर्म मतलब देखो, कुछ लोगों का कहना है 5 साल से ज्यादा, मैं बोलता हूँ 1 साल से ज्यादा। 1 साल से ज्यादा होते ही आप लॉन्ग टर्म समझो। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अप्रेजल। सर प्रोजेक्ट बोले तो अभी तो बताया, प्रोजेक्ट मतलब जिसका जिंदगी इनफाइनाइट नहीं है। अगर इनफाइनाइट हो तो हमें डर नहीं है, हम संभाल सकते हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का भी नॉलेज रखते हैं, जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह में सीख कर आए हैं। ओके, तो कैपिटल बजटिंग इज अबाउट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अप्रेजल। सो व्हाट इज आवर स्कोप ऑफ स्टडी सर? योर स्कोप ऑफ स्टडी इज to study several methods which will help you to appraise the project, which will help you to evaluate the project. So our scope of study is several methods for evaluation. Several methods for evaluation. Okay? वो मेथड आप अच्छे से सीख जाओ, आपका भी बेसिक का काम हो गया। बट खाली मेथड सिखा के आपको थोड़ी भेज देंगे हम। खाली मेथड सिखा के बीकॉम के बच्चों को भेजा जाता है। आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तो आपको उसके वेरिएशन सीखने पड़ेंगे। वेरिएशन मींस जब एक कंपनी नया प्रोजेक्ट लेने जाती है तो और भी बहुत सारे रियलिस्टिक सिचुएशंस उसके सामने आते हैं, जो कभी इनकम टैक्स से कनेक्टेड होते हैं। जैसे इनकम टैक्स का कानून को भी ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करते हैं। कई बार होता है ना, एक ऐसा बिजनेस आ रहा है सामने जिसमें सरकार कोई रियायत देने वाली नहीं है, और वो बिजनेस में इतना जो भी कमाई होगा सरकार हमसे पूरा नोच नाच के ले जाएगी। तो ऐसा बिजनेस करके फायदा क्या भाई? बट ऐसा होता नहीं है। नहीं, बहुत अजीब सा लगा ना सुन के। ऐसा थोड़ी कोई सरकार है, कोई गवर्नमेंट अब डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा थोड़ी करती है। तो उल्टा सोचते हैं। हम एक ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें हमारा शुरुआत में बहुत ज्यादा आउटफ्लो खुद का होगा, बट सरकार उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देगी। तो भाई बिजनेस को अलग तरीके से इवैल्यूएट करना बनता है। तो ये सब जो रियलिस्टिक एप्लीकेशंस समय अनुसार या रियल लाइफ एनवायरनमेंट के अनुसार आएंगे, वो सब का इम्पैक्ट भी आपको मेरे साथ इन मेथड्स पे सीखना पड़े। अब यही जब आप फाइनल लेवल के लिए तैयार करते हो सेम चीज को, तो उसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा डाल देते हैं। इंटर लेवल में हम लोग वेरिएशंस रखे हैं, एकदम जीरो पे नहीं रखे हैं, कुछ रखे हैं। फाइनल लेवल में वेरिएशन में और भी ज्यादा कैलकुलेशन डाल दिया जाता है। ओके, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वेरिएशन भी 2 पार्ट में जाया जा सकता है, एक सर्टेन, एक अनसर्टेन। सर्टेन वेरिएशन मतलब आपको मालूम ऐसा होगा ही, तो उसको हम लोग इंटर में पढ़ लेते हैं। और अनसर्टेन वेरिएशन अगर हुआ तो वो पार्ट फाइनल के लिए रिजर्व्ड है। अनसर्टेन वेरिएशंस अगर हुआ तो उसके लिए कुछ और पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे आप ठीक से इवैल्यूएट कर पाए, इन्वेस्टर को कन्विंस कर पाए, इसलिए उसका पढ़ाई डेफर कर दिया गया। ओके, ये इसलिए मैं बता दिया क्योंकि आपके मैट में थ्योरी बोलकर सब कुछ है, थ्योरी बोलकर सब कुछ है आपके मैट में, बट आपको उतना गहराई में नहीं जाना है अनसर्टेनिटी को लेकर। बेसिक लेवल पे भी आप सर्टेनिटी पर फोकस करेंगे, अनसर्टेनिटी डेफर टू फाइनल लेवल। सो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अप्रेजल है, सेवरल मेथड्स फॉर इवैल्यूएशन यहाँ पे सीखेंगे। उस सेवरल मेथड्स में राइट नाउ आप खाली लिख लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। मैं एक चार्ट बना देता हूँ, वो आप लिख लेंगे, फिर हम लोग एक एक करके लेवल बाय लेवल उस चार्ट को तोड़ेंगे। 2 पार्ट निकालिए। पहला पार्ट लिखिए प्रॉफिट बेस्ड। दूसरा पार्ट लिखिए कैश फ्लो बेस्ड। प्रॉफिट बेस्ड और कैश फ्लो बेस्ड।
ठीक है। प्रॉफिट बेस्ड में मेथड का नाम है मेथड 1, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। कैश फ्लो बेस्ड में दो पार्ट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट इज विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इफेक्ट। And second part is with time value of money effect. Number 1, बेसिकली आप इसको मेथड नंबर 1 दिया था ना, वही सीरियल नंबर को हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये मेथड 1 हो गया था। अब मान लो ये मेथड 2 आ रहा है, जैसे मेथड का लिस्ट पूरा तैयार हो जाए। मेथड 2, इसका नाम है पे बैक पीरियड मेथड। इस तरफ आ जाइए। इधर मेथड्स में थोड़ा लिस्ट बड़ा है। थर्ड नंबर, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, शॉर्ट में भी आप एक बार लिख सकते हैं, जगह कम है तो DPBP। फोर्थ, IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। फिफ्थ, NPV मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। सिक्स्थ, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ये 6 यूजुअली एग्जाम का सारा काम करा देते हैं, बट एक्सेप्शंस आर देयर जो आपको मेरे साथ तो पढ़ने मिलेगा ही। इट इज इन द नेम ऑफ 7th, इट इज वेरिएशन ऑफ IRR। IRR का वेरिएशन है मॉडिफाइड IRR मेथड। ठीक है। ये 7 आप सीख गए तो आपका बेसिक्स ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। बट मैंने आपको बोला कुछ स्पेशल इफेक्ट्स आपको यहाँ पे सीखने ही पड़ेंगे। वो स्पेशल इफेक्ट्स मैं
एक साथ लिस्ट नहीं बनाना चाहता। ये स्पेशल इफेक्ट्स आप धीरे धीरे मेरे साथ सीखिएगा, ठीक है। ये स्पेशल इफेक्ट्स में काफ़ी कुछ नया नया आपको सीखने को मिलेगा, वो सम करते करते हम लोग सीखेंगे। राइट नाउ हमारा फोकस साथ ही रहेगा। आप स्पेशल इफेक्ट्स का आप चाहे तो अपने कॉपी में एक पेज छोड़ के रख सकते हैं। आप जब चैप्टर मेरे साथ खत्म कर लें उसके बाद उसका एक कंसाइज लिस्ट आप खुद से बना सकते हैं। मेरा स्पेशल इफेक्ट ये 6 मेथड खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा। 6 मेथड खत्म होने के बाद मैं पहला स्पेशल इफेक्ट में आपको लेके जाऊंगा। तो स्पेशल इफेक्ट में बहुत सारी नई नई पढ़ाइयाँ आपको करने को मिलेंगी। ओके, आइए अभी एक बेसिक पढ़ाई आपको करा दी जाए, विच इज मेथड नंबर 1। लिखिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और क्या नाम बताया था मैंने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। ये सबका शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखना, जैसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को ARR बोलेंगे, ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI बोलेंगे। ये भी एग्जाम में कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है, फाइंड ARR, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ओके। इसमें पहले आप सीखोगे मेरे साथ हाउ टू फाइंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पहले लिखो ARR इज इक्वल टू, ये ARR पर एनम पे आएगा। ARR पर एनम इज इक्वल टू, ARR पर एनम इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होल डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, मैं आपको फील देना चाहता था कि ये ARR बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ROI को इंडिकेट करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेशियो चैप्टर जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें ये सब सिखाया जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आएगा। रिटर्न मतलब पैट, और पैट बाय इन्वेस्टमेंट। एकदम सिंपल रखा ना, एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। अब पैट कैसे आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, वो इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको। EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब वो EBIT में अगर एडजस्टेड नहीं है तो फिर लेस टैक्स, तो PBT, सॉरी लेस टैक्स करने से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ओके। एक एक्सेप्शन है इसमें, जब आप कैलकुलेशन यहाँ पे कोई भी मेथड में करोगे तो कोई भी रुपया माइनस नहीं करोगे जो इन्वेस्टर को देना है। इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो जो लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, उसमें हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बोलते हैं, तो डेट भी बोलते हैं। खाली यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इन जनरल जब आप पैट लेते हो तो पैट में आप क्या क्या माइनस करते हो, EBIT बोलते हो। EBIT को भी और ऊपर से लेके आए ना, प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनता है, सेल्स से शुरू करो, लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो रिजल्ट आया कंट्रीब्यूशन, वहां से पूरा उठा लीजिए आप, चलिए, लेस फिक्स कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन, तो EBIT आया। इन जनरल आपको बाकी जगह यही पढ़ाया जाता है कि अब EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करो तो EBT आएगा, फिर आप टैक्स माइनस करो तो आपका पैट आएगा, करेक्ट।
बट कैपिटल बजटिंग का पैट में फर्क है। यहाँ पे आप सेल्स लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट लीजिए, कंट्रीब्यूशन लीजिए, फिक्स कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन लीजिए, ईबीआईटी बोलिए, इंटरेस्ट माइनस करने नहीं देंगे, सीधा टैक्स माइनस करिए और जो आया उसी को ही पैट बोल दीजिए। इंटरेस्ट का नाम ही मत लीजिए, इसको ईबीटी बोलिए तो ज्यादा बेहतर है। सर ऐसा क्यों? सवाल उठता है क्यों क्यों क्यों, हर बार यही सवाल है आपका, क्यों? कारण मैंने आपको समझाया था एपिसोड नंबर 2 में। पहले कैपिटल बजटिंग करोगे कि पहले पैसे लेके आओगे? बजटिंग करोगे तो अभी तक पैसे आए हैं क्या? हाँ जी, पैसे तो आए नहीं है। और पैसे आएंगे तो खाली क्या ब्याज से ही लेना है क्या? मेरा मूड चेंज हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर से ही सारा लेना है तो मैं तो जानता ही नहीं ना अभी कि मेरे को पैसे कौन देगा। मैं तो अपने घर पे बैठ के प्लान बना रहा हूं, देख रहा हूं कि ये आइडिया अच्छा है कि नहीं है। अगर मुझे समझ में आया तो मैं जाके इन्वेस्टर की मीटिंग बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा कौन आप में से रुपया देने रेडी है कम से कम कॉस्ट पे। I don't know only who is going to give me the funding. Then how can I charge interest to this? इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं मतलब मैंने उधार लिया है? अरे मैंने तो बिजनेस ही चालू नहीं किया, मैं तो खाली प्लान देख रहा हूं। कैपिटल बजटिंग में जब भी कोई भी कैलकुलेशन करोगे, नॉट ओनली इन दिस मेथड, इन एनी मेथड कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो इन्वेस्टर को जो रुपया देना है वो अगर आपके कैलकुलेशन में नॉर्मल ज्ञान से आता है तो वो लेस नहीं करोगे। क्यों? अभी मालूम ही नहीं किन से पैसे आएंगे, तो किसी को भी नहीं दिया, आप ऐसे सोचो ये रुपए आपने किसी को भी नहीं दिया, भी ऐसा सोचो जो है। अब वो इन्वेस्टर कैसा होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। व्हाट द पॉइंट? बहुत टेक्निकल बात थी जो बहुत आसानी से अभी आपने समझ ली। इस बात को कभी मत भूलेगा, ये हमें हर मेथड में सहयोग देगा। इन एवरी मेथड दिस पॉइंट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, so when you are finding PAT, it is coming like this. When I'm saying average PAT का मतलब क्या हुआ? अब ऐसा आप PAT हर साल का निकालोगे जो ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, ईयर 1, 2, 3, हर साल का आपको ऐसा PAT पता करना पड़ेगा। हर साल का PAT अलग हो सकता है। जैसे पहला साल में PAT आ रहा है मान लो 40,000 रुपया, दूसरा साल में 50,000, तीसरा साल में 80,000। तो मुझे क्या चाहिए? एवरेज पैट चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज मतलब तीनों का एवरेज करने से जो आंसर आता है वो बोल सकते हैं क्या? एवरेज वैल्यू ईच ईयर बोल सकते हैं ना, ईच ईयर। तो एवरेज पैट करते हैं ना, तो वो एवरेज पैट पर एनम को इंडिकेट करता है और उसी के कारण यहाँ पे मेरा ये ARR पर एनम एक्टिवेट होता है। ये एवरेज करते तो ये पर एनम आता है और ये पर एनम आता है तो ARR पर एनम आता है। ओके, इन्वेस्टमेंट पर एनम नहीं होता, इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम होता है। तो जो आज डाल दिया हमेशा वही रहेगा, 4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक। तो इन्वेस्टमेंट एक बेस उसका फिक्स्ड है, वन टाइम अमाउंट। बट पैट तो हर साल आता है, तो हर साल अलग अलग आ सकता है, इसलिए एवरेज पैट का लॉजिक है। करेक्ट है? क्लैरिटी है? आइए लिखिए, एवरेज पैट इज इक्वल टू पैट पर एनम इज इक्वल टू total PAT over life by N। total PAT over life by N। ठीक है? इज इक्वल टू, यहां पे जब आप पैट लेते हो, व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक? डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट, डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट। इधर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट क्यों नहीं करना? अभी तो इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, अभी फंड अरेंजमेंट हुआ कहाँ है, तो इंटरेस्ट मालूम नहीं है। करेक्ट?
डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट। आप ऐसा नोट लिख के रखिए, थ्रू आउट कैपिटल बजटिंग we never charge any amount payable to the investors as a cost of capital. Okay. Next, average investments. देखो, इसको लेके बहुत सारे मतभेद हैं, अलग अलग ऑप्शंस है, ओपिनियन है। कुछ लोगों ने कुछ बोला है, कुछ लोगों ने कुछ बोला है। ओपिनियन 1, एवरेज इन्वेस्टमेंट में किसी ने बोला खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लो, मतलब जो प्रोजेक्ट शुरू करने में शुरुआत में रुपए लगेंगे वो ले लो। ठीक है, कि पूरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रोजेक्ट शुरू करते तो क्या क्या पैसे लगते हैं पता है क्या आपको? एक नया बिजनेस चालू करोगे क्या क्या चीज में पैसे लगेंगे? फिक्स्ड एसेट्स, और आपने सही बोला बट उसको पॉलिश कर दो, वर्किंग कैपिटल। ये दो ही जगह रुपए जाते हैं। तो जितने लगने वाले सबको जोड़ के आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, जो शुरुआत में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ओपिनियन 2, ओपिनियन 2, किसी ने बोला नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट लीजिए। सर ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस, जैसे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट में फिक्स एसेट खरीदते हैं, ओके, तो वो फिक्स एसेट आप तो ये प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करो, यहाँ पर बिजनेस का तो इवैल्यूएशन नहीं करो। प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करो तो उसका जिंदगी लिमिटेड है, 4 साल 5 साल 7 साल, तो 7 साल बाद वो फिक्स एसेट बिक जाएगा। तो जो भी मशीन, बिल्डिंग, गाड़ी कुछ भी खरीदोगे तो वो सब बेच के आ जाओगे, बेच के आओगे तो सैल्वेज वैल्यू मिलेगा। ओके, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स माइनस सैल्वेज वैल्यू लेना है। नेक्स्ट, ओपिनियन 3, वही एवरेज, मतलब जो आपको जनरली क्लिक करता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो ओपनिंग है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग है सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। जैसा आपको सूट करे आप वैसा इवैल्यूएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों से आंसर अलग हो जाएंगे। सर हम लोग एग्जाम में क्या करें? फर्स्ट वाला सबसे इजी, बेनिफिट ऑफ डाउट, डाउट हो एग्जाम में कौन सा करें तो सबसे इजी वाला, टेक्निकल बनाना है कहीं नहीं। ओके, मैंने देखा रियल वर्ल्ड में जब जब कंपनियां कैपिटल बजटिंग करती है ना, वो थर्ड वाला ज्यादा यूज करती है। एक बार एक ओरिजिनल कंपनी का कैपिटल बजटिंग का रिपोर्ट को स्टडी कर रहे थे, तो जिन्होंने उस रिपोर्ट को बनाया उन्होंने मुझे दिया कि आप रिव्यू करो। तो मैं सब समझ पा रहा हूं, मैं इनका एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि ये एवरेज इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी मुझे सारा एसेट लिस्ट दे दिया, सारा उसका सैल्वेज वैल्यू का एनेक्शर पकड़ा दिया और सीधा लिख दिया एवरेज इन्वेस्टमेंट इतना। आपके लिए एग्जाम में क्या होता है, ये दिया हुआ ये दिया हुआ, बस जोड़ के बाई 2, और उसने तो इतना बड़ा शेड्यूल पकड़ा दिया, कितना चीज खरीदेंगे, कितना ये वर्किंग कैपिटल का होगा, इतना जिंदगी है, इतना साल बाद इसका ये वैल्यू मिलेगा, इसका ये वैल्यू मिलेगा। वर्किंग करते करते हालत खराब, और एवरेज मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो भाई उन्होंने बताया कि सर हमने क्या किया, हमने तो एक नया ही तिगड़म लगाया। बोले कैसे? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरा लिया प्लस हाफ ऑफ सैल्वेज वैल्यू लिया। ये थर्ड वाला को देखो क्या लग रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई 2 प्लस सैल्वेज वैल्यू बाई 2, ऐसा लग रहा है ना? तो दोनों में बाई 2 है, बट उन्होंने तो एक नया ही तिगड़म लगाया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते पूरा लिया और सैल्वेज वैल्यू का आधा किया। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही कर देते हैं। तो भाई तू नोट लिख देता है एवरेज इन्वेस्टमेंट ऐसे ला रहा है, मेरा इतना समय वेस्ट हुआ।
ये दुनिया का अपना अपना नियम है। ये पढ़ाई के लिए भी 3 ऑप्शन है, बट दुनिया में इसके अलावा भी आपको कुछ समझ में आता तो आप डाल लीजिए। ओके, जैसा आपका कंपनी समझे उचित उसके हिसाब से डाल लीजिए, हम लोग इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। ओके, सो आपको ARR मिल गया। अल्टीमेटली मेथड क्यों सीखना है याद रखना, प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कैसे होगा, अभी तो ARR ही निकला, तो हम लोग इसलिए लिखेंगे टिप्स फॉर डिसीजन, हाउ टू डिसाइड यूजिंग ARR। टिप्स फॉर डिसीजन, हाउ टू डिसाइड यूजिंग ARR, हाउ टू डिसाइड यूजिंग ARR। तो एक कंपनी क्या करती है, अपना एक कट ऑफ रेट बना के रखती है। वो कट ऑफ रेट इज बेसिकली द डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आप बोल सकते हैं डिजायर्ड ARR, कि कोई भी प्रोजेक्ट हो हम इसके नीचे रिटर्न पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो 15% है, फॉर एग्जाम्पल 15% है, ये 15% वाला प्रोजेक्ट अगर नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे, उसे नीचे पे हम नहीं जाएंगे, उसे हायर है तो हम करेंगे। तो आपने ऊपर जो ARR निकाला वो 18% आया, तो डिसीजन ले लीजिए। समझ में आपको कैसे डिसीजन लेना है, मतलब एक कट ऑफ रेट आपको पता होना चाहिए, शुड बी नोन, तभी आप डिसीजन ले सकते हो, शुड बी नोन। सो कंक्लूड ऐसे करते हैं, इफ ARR इज ग्रेटर देन कट ऑफ रेट, if ARR is greater than cutoff rate, बोलिए, if ARR is greater than cutoff rate, कर लेना चाहिए, accept the project। if ARR is less than cutoff rate, reject the project। if ARR is equal to cutoff rate, अब तो हम लोग इनडिफरेंट बोलते और भी फैक्टर्स देखो, आपको कुछ मिल जाए तो ठीक वो करो, नहीं तो ये साइड में एक बार रखो, और कोई कारण से देखो कि इसमें फाइनेंस में तो हाँ भी नहीं है तो ना भी नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। तो फाइनेंस के एंगल से ही देख रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए खाली फाइनेंस नहीं देखते हैं, बहुत सारा और भी चीज देखना पड़ता है कि सरकार करने देगा कि नहीं, कानून में तो नहीं फंस जाएंगे ना, इन्वेस्टर्स मानेंगे कि नहीं, बहुत सारा और भी फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजिकली कर पाएंगे कि नहीं, प्रोजेक्ट तो शुरू कर दे, काम संभालेगा कौन, तो संभालने वाला नहीं मिला तो फिर प्रोजेक्ट नहीं होगा। बहुत सारा और भी फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अल्टीमेटली कंक्लूड करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट होगा कि नहीं। आप खाली फाइनेंस को लेके यहाँ पे चल रहे हो। इस मेथड का कुछ फायदा बताओ। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि पैट को समझने में कभी किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। अकाउंटिंग बुद्धि जिसका है वो सब समझ जाता है, प्रॉफिट निकालना तो अकाउंट्स की बात है, तो इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, easy to convince investors also। देखो जो इन्वेस्टर है ना वो जनरली हमेशा ARR ही ज्यादा सोचता है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट देगा, मेरा रिटर्न क्या है, वो ऐसे ही सोचता है। तो इन्वेस्टर को समझाने के लिए बहुत आसान पड़ता है कि आप जो हमें यहाँ पे रुपए देंगे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना, ये सब आपका ही हो जाएगा। इजी टू कन्विंस इन्वेस्टर्स। डिसएडवांटेज क्या है? इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, प्रॉफिट का मीनिंग हर इन्वेस्टर अलग तरह से परसीव करता है। जब आप ARR का कोई आंसर लेके इन्वेस्टर मीटिंग में बैठोगे, लेकिन ना कैसे फंसेंगे। मान लीजिए कि इन्वेस्टर मीटिंग बैठा हुआ है,
सामने में डेट वाले भी हैं तो इक्विटी वाले भी हैं तो प्रेफरेंस वाले भी। आप बोल रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में 25% रिटर्न आएगा, 25% रिटर्न आएगा, आ जाइए हमारे प्रोजेक्ट में पैसे लगाइए। इमेजिन करो, तो 25% अगर आएगा ना तो सवाल उठेंगे। क्या सवाल उठेंगे? डेट वाला बोलेगा पहले तो हमें मिलेगा ना पैसा। नहीं समझे? प्रेफरेंस उसको ही मिलता है ना, डेट वालों को। पहले तो हमें रुपए मिलेंगे ना, तो फिर 25 कैसे आएगा? समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? अच्छा, जो 25 आएगा वो ऐसा सोच सकता है, मन में उसके एम्बिग्विटी आ रहा है। अच्छा एक मिनट, 25 जो आएगा वो क्या इक्विटी डेट सबको देने के बाद आएगा? क्योंकि आपने तो जो कैलकुलेशन लिया पैट का, आपने तो अभी किसी को भी कुछ भी रुपया नहीं दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं सर, ये 25% अभी आप में से किसी को नहीं दिया गया है, ऐसा मान के चलिए बिजनेस का रिटर्न है। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाला बोलेगा देखिए साहब, हमें तो जो रुपए मिलेंगे वो तो सबको देने के बाद मिलेंगे, तो हमें अपना समझाइए भैया, आप पूरा बिजनेस का मत समझाइए, आपका पूरा बिजनेस समझने का दिमाग हमारे पास नहीं। अगर दिमाग होता तो बिजनेस कर लेते, इन्वेस्टर क्यों बनते? इक्विटी वाला सवाल रेज करेगा ना कि भाई 25% जो आ रहा है उसमें तो सबको देना है, आपको तो ब्याज भी देना है, तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, तो लास्ट में हमारे पास मिलेगा, तो मुझे मेरा बताओ। वो समझता अपना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब मैं कैसे समझू, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो गिर जाएगा, तो मेरे को मेरा वाला बताओ। और ये डेट वालों को बताया 25% आ रहा है, तो उसको जहां बताना कि 25% भैया ये सबसे पहले आपको ही जाएगा उसमें, तो उसको तो समझ में आ गया, बट बाकी दो रूठ गए। तो मेरे लिए फिर से वर्किंग करके लाओ, पहले फैसला ले लो डेट से तुम कितना रुपया लोगे, उनको इंटरेस्ट कितना दोगे, उनको इंटरेस्ट देने के बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट बचे उससे मुझे बताओ मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या। अरे भैया मैं तो फंस गया मेथड लेके, ये मेथड लेकर मुझे तो हर एक ग्रुप से अलग अलग तरह से बात करना पड़ेगा, तो ये मैटर कभी कंक्लूड ही नहीं होगा, मीटिंग पे मीटिंग ही होती रहेगी। तो भाई ये मेथड को थोड़ा नमस्कार करो। ठीक है भाई, इजी है, सब जल्दी से समझ जाते हैं, भाषा बहुत कॉमन सी है, बट इसमें सबको साथ में बैठा के बड़ा झमेला होने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस मेथड का यही है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। ओके, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, is different for different group of investors. Like डेट वाले क्या समझते हैं? EBIT। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या समझते हैं? पैट जो आप निकालते हो, बट पैट शुड बी आफ्टर इंटरेस्ट, उनको वो समझ में आता है। आप तो जो पैट लिए थे वो बिफोर इंटरेस्ट वाला था ना। फिर इक्विटी शेयर वाले क्या समझते हैं? ईफेश। और ईफेश कैसे आएगा? पैट जो ऊपर में आया, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। समझ में आ रहा है आपको? ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस मेथड का। और दूसरा, अगेन मीनिंग ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इज नॉट क्लियर। ये तो आपने खुद ही देख लिया, मीनिंग ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इज नॉट क्लियर। तीसरा एक और, कि समय के साथ साथ रुपयों का कीमत बढ़ता है कि घटता है, ये तो आप सबको पता है, टाइम वैल्यू। उस टाइम वैल्यू का भी इफेक्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। आज 25% है, कल भी 25% आएगा तो हमको थोड़ी सुहाएगा, क्योंकि मेरा तो रुपया का कीमत गिर गया है, तो उसको कंसिडर थोड़ी किया गया यहाँ पर। तो डजंट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कमियां तो है ही, इसीलिए दूसरे मेथड सोचने पड़े। हमने देखिए 6 मेथड लिखाया, दुनिया में मेथड सोचना बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां तक सारा काम हो गया। बट खाली मेथड 1 ही क्यों नहीं है? क्योंकि इससे काम नहीं बना। डजंट कंसिडर
टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर एक चीज बताओ, जब इससे काम नहीं बनता तो आप लोग पढ़ाते क्यों हैं? तो पहला कारण तो एकदम इजी सा, एग्जाम में आता है बोल के। सर एग्जाम ऐसा रखता क्यों है? क्योंकि जब तक इतिहास से नहीं पढ़ोगे तो नया जो आया उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा। और मोर ओवर नया जो आ गया वो सब टेक्निकल लोग समझ रहे हैं। आज भी जो जनता साधारण हमारे इर्द गिर्द है वो तो यही समझ रही है, तो उनको कैसे संभालें? तो सबको संभालना है तो सबके हिसाब का मेथड भी समझना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए रियल वर्ल्ड में क्या होता है पता है? कैपिटल बजटिंग जब भी करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लेकर सिर्फ एक मेथड से इवैल्यूएट नहीं करते, 4-5 मेथड से इवैल्यूएट करके देते हैं, जिसको जो समझना समझ लो जाओ। ये रूल है। जब कोई कंपनी भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर इन्वेस्टर के सामने बैठती है तो उसका रिपोर्ट में 5-6 मेथड से इवैल्यूएट किया हुआ रहता है। ARR इसका ये है, इसका PI ये है, इसका NPV ये है, इसका IRR ये है, इसका पेबैक ये है, सब समझ लो आप। हाँ तो बोलो, जैसे समझना वैसे समझ लो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल आपको कराया जाए इसके ऊपर, बहुत इजी सा है। वो एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 216। A project requiring an investment of rupees 10 lakh, मिल गया ना, yields profit after tax and depreciation as follows। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। आप ऐसा नहीं मानेंगे कि इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ है, क्या समझे? ऐसा नहीं मानेंगे कि इसमें इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, और इंटरेस्ट चार्ज करना ही नहीं है तो इन लोग ऐसा प्रॉफिट देगा ही क्यों जिसमें इंटरेस्ट चार्ज हुआ है? और इंटरेस्ट के लिए तो पता करना होगा डेट कितना है, अभी तो प्लान ही नहीं फाइनल हुआ तो डेट कितना वो कैसे पता चलेगा? सो ईयर 1, 2, 3, 4, 5 पैट एंड डेप्रिसिएशन इज देयर। कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। क्या निकालना है? ARR। बहुत सिंपल है, ARR निकालना है, which is basically ARR per annum is equal to average PAT divided by एवरेज इन्वेस्टमेंट, जिसको मैंने बोला ओपिनियन 1 में कि आप अपना एग्जाम के लिए ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही चलाओ। सो हाउ टू गेट दिस एवरेज पैट? एवरेज पैट इज इक्वल टू टोटल पैट बाई n। लाइफ कितना है यहाँ पे? 5 इयर्स है। टोटल पैट दिया हुआ है 460 बाई 5 इज इक्वल टू 92,000। सो देयरफॉर ARR इज इक्वल टू 92,000 डिवाइडेड बाई, हाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लीजिए ना आप, बस 10 लाख, 9.2%। हम अभी यहाँ पे कोई भी पोजीशन में नहीं कमेंट करने के लिए कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए? कट ऑफ रेट चाहिए। आपका डिजायर्ड रेट क्या? अगर डिजायर्ड रेट फॉर एग्जांपल 10% है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आज आपका संघर्ष यहीं अल्प विराम लेने के लिए रुक गया है। थैंक यू।